गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जय हिंद। चलिए, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, पढ़ाई सही चल रही है? यूट्यूब के लेक्चर्स देख रहे हो आप लोग? जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? हाँ जी। चलिए, तो वहाँ पर उसको देखते रहिए। धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते रहेंगे। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको ये नज़र आएगा कि आपका जो समय है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो घटता जा रहा है। मतलब आप जब पहली बार किसी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको टाइम लग रहा होगा, लेकिन जब उसी क्वेश्चन को दोबारा तिबारा आप करोगे, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, उस तरह की क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो फिर आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका जो समय अंतराल है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा? रिड्यूस होगा। यही होता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ही आपका धीरे धीरे कम समय आपका लगना शुरू हो जाएगा। जो आपको सोचने में ज़्यादा समय लग रहा था, धीरे 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 वो कम होता जाएगा। और यही आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा जब आपके सामने क्वेश्चंस आएगा। देख, आप दिन ने आपने देखा होगा कि जिस वैरायटी के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हो, जब उसको सॉल्व करते हो ना, तो आपको सोचना नहीं पड़ता ज्यादा, लेकिन जो नया मिल जाता है उसको सोचना पड़ता है। तो यही जो समय है ना एग्जाम में बर्बाद होता है। यदि आपको आते रहेंगे वो क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, जो नहीं आएंगे, मतलब जो देखकर नहीं पता चलेंगे, उसको बहुत देर तक आप सोचोगे इसमें क्या करना है। ये टाइम बहुत ज्यादा यहाँ बर्बाद होता है, उसको आप करिए। ठीक है, अच्छे से करिए। चलिए, हम बात कर लेते हैं शॉर्टेस्ट स्क्यू लाइंस के बारे में। किसके बारे में? स्क्यू लाइंस के बारे में। स्क्यू लाइंस देखो क्या होती हैं, ठीक है, जिसमें स्क्यू लाइंस का मतलब होता है कि जैसे 2D में आपने लाइन लाइन देखा होगा, 2D में आपने लाइन देखा होगा कि यदि वो पैरेलल नहीं है, जैसे कि 2D में ये लाइन पैरेलल है, तब तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है। लेकिन यदि 2D में आपकी लाइन पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी आगे जाकर। पर 3D में ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक, 3D में ऐसा नहीं है। 3D में लाइंस यदि पैरेलल नहीं भी है ना, 3D में लाइंस यदि पैरेलल नहीं भी है ना, तब भी वो आपस में नहीं मिलेंगी कभी, जरूरी नहीं है। जैसे कि आप देखिए, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये यहां से निकल गई और ये यहां से निकल गई सीधा। कहां मिल रही है? ये नहीं मिलेंगी कभी। ये लाइन ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है, नहीं मिलेंगी आपस में। तो 3D में जरूरी नहीं है कि लाइंस आपस में मिलेंगी। ठीक है, तो वो स्क्यू लाइंस होता है। स्क्यू लाइंस के बारे में आपको कुछ नहीं पूछेगा। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। भाई, दो रेखाओं के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? मतलब वही दो स्क्यू लाइंस के बीच में। जैसे मान लीजिए दो लाइन है, ठीक है, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, सबसे छोटी दूरी चाहिए, तो हम लेंगे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही। सब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? सबसे कम दूरी क्या होगी? वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगी। अब कैसे निकालते हैं मैं बताता हूं। जैसे मान लो आपको दो लाइन दी गई है, x1 माइनस x1 अपॉन a1, x माइनस वाई, y माइनस y1 अपॉन b1, और z माइनस z1 अपॉन c1।
ये लाइन एक L1 दी गई है और एक लाइन L2, दूसरी वाली लाइन, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2। x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2 और z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 अपॉन C2। ये आपके पास दो लाइन दी गई है, ठीक है, और इनके बीच में ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो आप देखिए, यदि आपको ये दो लाइन दी गई है तो यहां पर दो वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। एक हम D1 वेक्टर मान लेते हैं जो कि लाइन 1 के करस्पॉन्डिंग है, A1 I प्लस B1J प्लस C1 की, ये बार बार हो चुका है। ये लाइन के क्या दिए गए हैं, पहली लाइन के ये डायरेक्शन रेशियोज दिक् अनुपात दिए गए हैं, उसमें IJ के लगा देंगे तो इस लाइन के डायरेक्शन में एक आपको वेक्टर मिल जाएगा D1, और इसमें IJ के लगा देंगे, इसमें IJ के लगा देंगे तो एक दूसरा वेक्टर मिल जाएगा जिसे हम क्या बोल देंगे, D2। क्या बोल देंगे, D2। तो देखो एक D1 वेक्टर मिल गया, एक D2 वेक्टर मिल गया, ठीक है। ये किसी पॉइंट से पास कर रही है, वो पॉइंट क्या है, x1 y1 z1, जिसको मैंने P पॉइंट मान लिया, और एक Q पॉइंट है x2 y2 z2 जिससे दूसरी लाइन पास कर रही है। तो आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है, कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो एग्जैक्टली क्या होती है। अच्छा मुझे बताइए, D1 और D2 दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर पता करना हो, यदि ये D1 और D2 के परपेंडिकुलर वेक्टर पता करना हो तो परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे मिलेगा, D1 क्रॉस D2 करके मिलेगा। कैसे मिलेगा, D1 क्रॉस D2 करके। मुझे D1 वेक्टर और D2 वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा, जल्दी बताइए कैसे मिलेगा। D1 वेक्टर और D2 वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा, जल्दी बताओ। कैसे मिलेगा, किसी भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे मिलेगा, D1 क्रॉस D2 करके। अब मेरी बात सुनिएगा। अच्छा कुछ लोग बहुत कठिन है सर, बहुत कठिन है, समझ में नहीं आ रहा, ये थोड़ा पेशेंस तो रखा करो यार, ठीक है, पेशेंस रखा करो। बहुत जल्दी आप जज कर लेते हो किसी चीज को कठिन होने का, आप थोड़ा सब्र रखा करो, ठीक है। बहुत मतलब जल्दी अर्ली आप डिसाइड कर लेते हो कि चीजें क्या है, पहले पूरा समझा करो फिर बात सोचा करो, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे मिलेगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी आपकी वो होगी प्रोजेक्शन ऑफ, बस इतना याद रखना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन D1 क्रॉस D2। मतलब इस पी क्यू वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन होता है, बस खत्म। किसका किस पर प्रोजेक्शन निकालने पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलता है, किस पर निकालना है, तो जो D1 और D2 वेक्टर आया होगा उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट करके ये वाला वेक्टर आया होगा उसके ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए। किसका प्रोजेक्शन चाहिए, ये जो दो पॉइंट दिए थे जिससे लाइन पास हो रही थी उनसे जो वेक्टर मिलेगा इसका प्रोजेक्शन, इन दो पॉइंटों से जो वेक्टर मिलेगा इसका प्रोजेक्शन इस वेक्टर के ऊपर चाहिए आपको। और ये वाला वेक्टर कौन सा है, ये जो D1 वेक्टर मिला होगा और D2 वेक्टर होगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, ओके, उसका क्रॉस प्रोडक्ट। रब्स यादव जी, बेटा यूट्यूब पर प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं आप ये बताओ पहले, बात समझ में आ गई। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप करिए, तो फिर आपको ज्यादा क्लियरिटी समझ में आएगी इस टॉपिक की खासकर, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है इसमें। चलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर एक क्वेश्चन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, और लाइंस में आपको दे देता हूं क्या,
x माइनस 6/1, x माइनस 6/1, 2 माइनस वाई बाई 2, z माइनस 2/2। एक लाइन है। दूसरी लाइन है x प्लस 4/3, y बाई माइनस 2, 1 माइनस z/2। इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो बेटा क्यों नहीं करते हो ये बताओ, पहले ये बताओ क्यों नहीं करते हो। चलिए वो बात आपका प्रश्न मैं अभी खड़ा हुआ है कि सर ऐप पर प्रैक्टिस कब होगी, मैं होल्ड करके रखता हूं। पहले मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, क्यों नहीं करते हो, फिर मैं बात करता हूं आपको। ये दो लाइन दी गई है और आपको क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन लाना है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। ठीक, तो आपको क्या करना है, प्रोजेक्शन निकालना है। याद करो, आपको प्रोजेक्शन निकालना। पहले तो ये लाइन अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में लेकर आइए। पहले तो ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं है, तो ये लाइन हो जाएगी x माइनस 6/1, y माइनस 2 अपॉन माइनस का 2 और z माइनस 2/2। एक तो ये बन गया। ये हो जाएगा x माइनस ऑफ -4 डिवाइडेड बाई 3, यहां बीच में इक्वल टू है। y अपॉन क्या है, -2 है, और z -1 अपॉन -2 है। तो याद करिए, ठीक है, PQ वेक्टर का D1 क्रॉस D2 पर प्रोजेक्शन चाहिए था। तो डॉट अपॉन D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड, यही तो है। ठीक है, ठीक। x माइनस 6/1, y माइनस 2 अपॉन -2, z माइनस 2/2, x माइनस ऑफ -4/3, y अपॉन -2 और z -1 अपॉन -2। आपको यही तो बताया था मैंने, ठीक है, कि PQ वेक्टर का D1 क्रॉस D2 और D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड। PQ वेक्टर का इस पर क्या चाहिए, प्रोजेक्शन चाहिए। तो PQ वेक्टर कैसे मिलेगा, P पॉइंट पहले पता करो। P पॉइंट क्या है, 6, 2 और 2 है, और Q पॉइंट क्या है, -4 है, 0 है। तो बाद में नहीं देख सकते हो बेटा, ये बताओ पहले, बाद में तो देख सकते हो। इसका पॉइंट क्या है, -4, 0 और 1। तो PQ वेक्टर कितना आ जाएगा, -4 ये हो जाएगा -10i -2j -k। ये PQ वेक्टर आ गया। और D1 क्या आएगा, D1 वेक्टर क्या आएगा, D1 वेक्टर आएगा i -2j + 2k। और D2 कितना आएगा, 3i -2j -2k। इन दोनों का क्रॉस निकालिए, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालिए और फिर यहां पर रख दीजिए। जल्दी आंसर बताओ। तो बाद में नहीं देखते हो क्या, पहले मेरे प्रश्न का सारे जवाब बताओ, तुम बाद में नहीं देखते हो। चलिए बताइए, आप लोग पूरा कैलकुलेट करिए, क्योंकि मैं आपको सब कुछ कैलकुलेट करना बताइए। मत कहना कि सर कैलकुलेट करके दिखा दो। तो मैं D1 क्रॉस D2 निकालने तो आता होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालने भी आता होगा, फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी निकालने आता होगा। ठीक है, बेटा पहली बात तो ऐप पर प्रैक्टिस होगी होगी, वो मैं मना नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन समझदार लोगों की निशानी होती है, ठीक है, समझदार लोगों की निशानी क्या होती है कि, और अच्छे बच्चों की निशानी होती है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, उनका उद्देश्य केवल सीखना होता है, और वो ये नहीं देखते हैं कि मैं सीख कहां से रहा हूं। तो जब आप सीखने पर केवल आपके डेडिकेशन होगा ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा आप लाइव देख रहे हो कि रिकॉर्डेड देख रहे हो। लेकिन यदि नखरे करने हैं तो फिर अलग बात है। ठीक है, ये मैं YouTube वाली की बात बता रहा हूं। जो लोग कहते हैं कि चलो मैं YouTube पर नहीं देखूंगा प्रैक्टिस सेशन, क्यों नहीं देख लोगे, ठीक है, आप उसे रिकॉर्डेड देख लो। ठीक है,
चलिए बताइए जल्दी से सब लोग आंसर बताओ, कितना आ गया? जल्दी जल्दी जल्दी। कितना आ रहा है जल्दी बताइए। 100/12। देखो यहां मॉड लेना क्योंकि लेंथ होती है ना बेटा, यहां मॉड ले लेना फॉर्मूले में, फॉर्मूले में यहां मॉड ले लो क्योंकि लेंथ होती है ना। ठीक है भाई, ये तो यदि नेगेटिव आ रहा है तो मॉड लेना। 100/12 आना चाहिए, 25/3, 25/3 आना चाहिए। क्या 25/3 आ रहा है? 25/3 आ रहा है? निकालो सब लोग। भाई D1 मैंने आपको बता दिया, D2 बता दिया, D1 क्रॉस D2 आ जाएगा, और जैसे ही D1 क्रॉस D2 आ जाएगा आप इस PQ वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लोगे और D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड आपको वेक्टर मिल गया होगा, तो ये भी मिल गया होगा। सर PQ -3K होगा। क्यों होगा बेटा -3K? क्यों होगा -3K? क्यों होगा सबाना बानो जी? क्यों होगा -3K? 1 - 2 कितना होगा? चलो 25/3 आ गया था ना इसी कॉन्सेप्ट से। ठीक है मैं मान के चलता हूं क्योंकि यही आंसर है, 25/3। समझ में आ गया? बस आपको क्या समझना है कि किस वेक्टर का किस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकाला जा रहा है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों लगाएंगे? किस लिए डिस्टेंस फॉर्मूला? अरे मैंने आपको बता दिया कि 3D में दो लाइंस हैं, तो आपको वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो निकालने का फॉर्मूला होता है किसी वेक्टर का किसी वेक्टर पर प्रोजेक्शन, इतना याद रखना है। अब किस वेक्टर का किस वेक्टर पर निकालना है इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है वो वेक्टर D1 और D2 का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, उसके ऊपर निकालना है। और किसका निकालना है? तो फिर उन दोनों पॉइंट से जो वेक्टर आएगा उसका निकालना है। बस खत्म हो गई, इतना सा आपने स्टेटमेंट यदि समझ लिया तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी चीजें जो यहां प्रोजेक्शन विजेक्शन जो मैं ये फॉर्मूला लिखा हूं ये तो आप जानते ही हो, कोई नई चीज तो है नहीं कि ये कहां से फॉर्मूला आ गया, ये तो आप जानते हो किसी वेक्टर का किसी वेक्टर पर प्रोजेक्शन। बस ये याद रखना है। सोनू कुमार कह रहे हैं D1 क्रॉस D2 बता दीजिए, बस यही समस्या बेटा। प्लीज मेरी हाथ जोड़कर विनती है आपसे कि प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़ाई करा करिए, बीच लेक्चरों में मत आया करिए। मैं कितनी बार आपको समझाऊं, क्योंकि आप यदि इस क्लास में जब ये चैप्टर खत्म होने वाला है मुझसे क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहे हो बेटा, तो कितनी गलत बात है आप सोचिए, कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है बताओ। अभी तक आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने नहीं आता। चलिए अब आप फुट अप परपेंडिकुलर देखिए। आप अपने आप की कमियां को पहचानिए, तो तुम अपने आप को कभी मानते ही नहीं हो कि तुम गलत हो। यही तो समस्या है। जब तक तुम आप ये सोचिए कि आज 3D खत्म होने वाली है, वेक्टर कब से चल रहा है, आज 10वां लेक्चर है शायद, आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने नहीं आता, इसका मतलब आप पीछे के लेक्चर नहीं देखे हो, तो फिर इस लेक्चर में आपको आना ही नहीं चाहिए। मैं कितनी बार चिल्ला चुका हूं ये बात। चलो ये कह रहा है कमेंट कर रहे थे एक बार और, हाँ तू कमेंट करो। ये कह रहा कैसे बता रहा है कि कमेंट कर रहे थे सर, एक बार और बता दो, बताओ क्यों कमेंट करते हो? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। अब देखिए जैसे एक पॉइंट है x1 y1 z1, और इससे आपको एक प्लेन पर, एक प्लेन है और ये परपेंडिकुलर आया है, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये कैसे निकलेगा? 2D में फॉर्मूला याद है, 2D में फॉर्मूला याद है बेटा, प्रोजेक्शन है तो मॉड लीजिए, प्लीज मेरी बात सुना करो।
फूट अप परपेंडिकुलर, 2D में याद है फॉर्मूला, 2D में क्या होता था, 2D में क्या होता था, x माइनस x1 अपॉन ए। जब यहां पर x1 y1 पॉइंट लेते थे हम और उसका प्रोजेक्शन एक लाइन पर करते थे, x माइनस एक्स सॉरी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो जब ये फूट अप परपेंडिकुलर निकालते थे तो वहां फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला क्या था, x माइनस x1 अपॉन ए, सॉरी हाँ x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू माइनस ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस y1 अपॉन बी, यही होता था। वैसे ही आपका 3D में भी होता है, पॉइंट से प्लेन पर, पॉइंट से प्लेन पर है, पॉइंट से लाइन पर नहीं है। जबरदस्ती के फॉर्मूले मत लगाना, पॉइंट से प्लेन, देखो पॉइंट से प्लेन वाले जो फॉर्मूले हैं ना वो पॉइंट से लाइन वाले से मैच करते हैं, पॉइंट से लाइन वाले से मैच नहीं करता 3D में। मतलब 2D में जो पॉइंट से लाइन वाला फॉर्मूला है वो 3D में पॉइंट से प्लेन वाले फॉर्मूले के साथ मैच करता है। तो यहां पर कितना हो जाएगा बताना मुझे, यहां कितना हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस y1 अपॉन बी, ये तो वहां भी होता था, z कोऑर्डिनेट जुड़ जाएगा, z माइनस z1 अपॉन सी, माइनस वहां भी होता था। वहां लाइन में ये पॉइंट डालते थे, यहां प्लेन में ये वाला पॉइंट डालेंगे, ax1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी अपॉन ए, वहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था, यहां प्लस सी स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा फूट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला। तो पॉइंट से प्लेन का सेम फॉर्मूला होता है जैसे 2D में होता है। ठीक है, समझ में आ गया ये फॉर्मूला, पॉइंट से प्लेन का। देखो पॉइंट से प्लेन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी वो भी वैसी ही है। पॉइंट से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, जैसे एक पॉइंट है x1 y1 z1 और ये एक प्लेन है और ये परपेंडिकुलर आया, तो ये जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे, प्लेन आपको दे दिया गया है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। तो ये किसका है फॉर्मूला, ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी जेड1 प्लस डी का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। वैसे ही है जैसे पॉइंट और लाइन का होता था, वैसे ही है ना पॉइंट और प्लेन का फॉर्मूला। ठीक है, वही तो है। और वैसे ही यदि इमेज का निकालना हो, जैसे ये x1 y1 z1 है और एक प्लेन के अबाउट आपको क्या निकालनी है, इसकी इमेज निकालनी है। क्या निकालनी है, इमेज निकालनी है। एक पॉइंट x1 y1 z1 है और इसकी इमेज चाहिए एक प्लेन के अबाउट, यहां पर x y z, ठीक है, चाहिए इमेज चाहिए इसकी। तो इमेज निकालना हो तो उसी फॉर्मूले में 2 जोड़ देंगे, 2 इंटू कर देंगे मतलब। तो ये भी आपका फॉर्मूला वैसे ही है जैसे 2D में हुआ करता था। क्या हो जाएगा, यहां -2 हो जाएगा, ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी जेड1 प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, सेम फॉर्मूला है। ठीक है, ये भी सेम फॉर्मूला है 3D का, इमेज का वे वैसे ही है ना। बस देखो इमेज वाले में वहां पर भी -2 हो जाता है, यहां पर भी -2 हो जा रहा है। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई ना, ये दोनों इमेज और ये फूटा परपेंडिकुलर का। चलिए इमेज निकालिए। देखो इमेज आ जाएगा तो फूटा परपेंडिकुलर आ जाएगा, फूटा परपेंडिकुलर आएगा तो इमेज भी आ जाएगा मिड पॉइंट से। भैया एक बात बताओ, यदि इमेज एक्स वाई जेड है तो फूटा परपेंडिकुलर क्या होगा, यहां पर इन दोनों का मिड पॉइंट ही तो होगा। इमेज का
इसकी इमेज ये है तो इन दोनों का मिड पॉइंट ही तो फुट अप परपेंडिकुलर होगा। ये 2D में भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। सर इस दोनों में बहुत फॉर्मूले हैं, कैसे लर्न कर रहे हैं? पढ़ के याद करो, लोग याद कर लेते हैं। वैसे तो मैंने तुम्हें समझाया है, लेकिन तुम रटंतु वाली विद्यालय के चलते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे तो मैंने तुम्हें समझाया है फॉर्मूले, कुछ तो याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और याद करो, लोग करते हैं और तुम्हारी उम्र के बच्चे ही करते हैं, 18 से 18 साल के बच्चे, ठीक है। तो उनसे प्रेरणा लिया करो। जो जेई वाले बच्चे देते हैं एग्जाम, वो भी तो तुम्हारी उम्र के ही होते हैं ना। सोचो जेई में पूरे के पूरे नंबर ले आते हैं, सोचो कितनी अच्छी मैथ जानते होंगे। तो फिर आप भी तो इंसान ही हो, तो लो आप उनसे सीखो कुछ। पढ़ के याद होता है, समझ के याद होता है। पहले तो वो समझते हैं, वो रटते नहीं है। दूसरी बात कि आपको आपको लग रहा है कि आप भूल रहे हो तो बार बार पढ़िए ना। कौन मन रोक कर रखा है तुम्हारा? हाथ कोई बात के रखा है कि ज्यादा बार पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी? चलिए, तो यहां पर इसकी इमेज चाहिए 3,5,7। ये आपका क्या है? x1 y1 z1। इसकी इमेज चाहिए इसके अबाउट, तो x माइनस x1 अपॉन a कितना है 2, a कितना है 2, y माइनस 5, b कितना है 1, z माइनस 7, c कितना है 1। माइनस लगाएंगे, अच्छा इमेज चाहिए तो -2 लगाएंगे हम। ये पॉइंट उठा के यहां डालना होता है, तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या डालेंगे 3, y की जगह क्या डालेंगे हम 5, और z की जगह क्या डालेंगे हम 7, अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यही होगा। सर हाथ नहीं, दिमाग रोक देता, कहता बाद में पढ़ लेंगे। तो फिर ये तो आपकी कमी है, ठीक है, ये तो आपकी कमी है, ठीक है। एबीसी कह रहा कहां से निकालेंगे? हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे, क्या करें इनका हम, क्या करें इनका? कितने गधे हैं ये सब। ये प्लेन है ना, उसी प्लेन का एबीसी है। यार एबीसी कहां से निकाले? क्या यार तुम लोग घर पर एकदम पढ़ते नहीं हो क्या? है एकदम नहीं पढ़ते ना, जैसे यहाँ क्लास में पढ़ा दिया गया फिर छोड़ देते हो उसको। है क्यों? जज्बा, जज्बा आपने ही तो डिसाइड किया है ना एनडीए में जाने का, तो पढ़ते का ही नहीं हो? क्यों नहीं पढ़ते हो? क्यों नहीं पढ़ते हो आप? तुम्हें किसी ने ये बताया है कि बिना पढ़े हो जाएगा, या फिर किसी से ये सुन लिया है कि 2 घंटे पढ़ने से हो जाएगा? यूट्यूब की वीडियो मत देखा करो, उससे मत सीखा करो। और आजकल पढ़ो, आजकल आपको लोग यही कहेंगे अरे इतना पढ़ लो हो जाएगा, वो केवल खुश करने के लिए। क्या फर्क पड़ता है? आपका सिलेक्शन नहीं होगा, किसी का फर्क पड़ता है? किसी को कुछ नहीं, केवल ज्यादा से ज्यादा आपके टीचरों को पड़ेगा। तो पढ़ो, ठीक है। नहीं तो एग्जाम तो भाई सिलेक्शन तो कुछ ही परसेंट लोगों का होता है ना, तो कुछ परसेंट में आना है कि सिलेक्टेड लोगों में आना है, ये आपको डिसाइड करना होता है। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्ञान देने से और नहीं होगा। 6 5 11 और 7 18 हो गया ये, और ये कितना 4 1 5 1 6, कितना हो जाएगा ये? -6 आ गया। तो मतलब ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? -6। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? -6। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? -6। x बराबर कितना हो जाएगा? -12 + 3 -9। y बराबर 5 -6, y बराबर -1, और z बराबर 7 - 6 बराबर 1। तो ये एक्स वाई जेड जो कि हमारी इमेज है वो बन जाएगा -9 -1 और 1। क्या यही आ रहा सबका? चलो, क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत?
अच्छे से सारे लेक्चर्स अटेंड किया करो, नहीं समझ में आया तो 10 बार लेक्चर देखा करो। ये सब करोगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन मेरी बात तो मानते नहीं हो, क्योंकि उसके लिए, मेरी बात मानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो मेरा मन तो करता नहीं। इंस्टाग्राम कैसे चलाएंगे, शॉर्ट्स कैसे देखेंगे, वही बात है। बताइए यार, फॉर्मूला रख दिया बेटा, अब इसी को 2 2 बार 3 3 बार, ये x1 y1 z1 है, ये ABC है, बस ये जो लिखा है ना वो इस फॉर्मूले में डाल दिया बस मैंने। फिर क्या किया है, ये जो भी वैल्यू आई है उसको इसके बराबर कर दिया है, ये वाली को इसके बराबर कर दिया है, और ये वाली को इसके बराबर कर दिया है, तो एक्स वाई जेड आ गया। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। एंगल बाइसेक्टर जैसे आपने 2D में पढ़ा था, दो लाइन है और उनका एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए, तो क्या होता था बताना मुझे, याद है आपको? ये L1 है और ये L2 है, ये आपके पास क्या है, दो लाइन है, ठीक। और लाइन कैसी है, लाइन L1 ax प्लस बी वाई, a1x प्लस b1 वाई प्लस c1 बराबर 0, और एक लाइन L2 है a2x प्लस b2 वाई प्लस c2 बराबर 0। यदि ये दो लाइन होती थी तो बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालते थे, a1x प्लस b1 वाई प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस माइनस a2x प्लस b2 वाई। कुछ ऐसे ही था क्या, बताओ? बताया था मैंने ये आपको कि नहीं? ये बताया था मैंने आपको। देखो ये कह रहा है L1 प्लस लेमडा L2, बस याद कर लिया है, क्या पूछ रहा हूं इससे कोई मैटर नहीं है, बस दो लाइन आई तो L1 प्लस लेमडा L2 बता दो। अच्छा, ये रब से यादव क्या कह रहा है, सर मैं क्या करूं, मर जाऊं? देखो ये, अब ये शॉर्ट्स देखा है, इस शॉर्ट्स का कमाल है, इसके वर्ड्स। चलो, L1 और L2 ये पढ़ा है ना आपने, तो वैसे ही आपका प्लेन का भी एंगल बाइसेक्टर निकालना हो, उसकी इक्वेशन निकालनी हो, तो वो भी तो एक प्लेन ही होगा भाई। दो प्लेन के बीच जो एंगल बन रहा है उनको बाइसेक्ट करते, तो वो दोनों कैसे निकालेंगे? सब शॉर्ट्स देखते हैं और उसी की बोली बोलते हैं। कह रहा कि क्या करूं मैं, मर जाऊं? ठीक है, मत देखा करो ये सब, वही की बोली बोलते हो तुम लोग। L2 बराबर क्या कह रहा है, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। ये जनरली आपके एग्जाम में अभी तक तो आया नहीं है, ठीक है। यदि आपको एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आती है तो फिर आप सीधे a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2z अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। चलिए चलिए, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है इसमें? बताओ, कोई दिक्कत है तो बोलो। सेम 2D जैसा है, बताइए। सेम 2D जैसा है, सेम 2D जैसा है, वैसे ही है ना। जैसे वहां क्या था, दो लाइन को बाइसेक्ट करते हुए, जो दो लाइन के बीच में ये वाला एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल बन रहा है, इनको बाइसेक्ट करते हुए जो लाइन जाएगी, इनको बाइसेक्ट करते हुए, इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए लाइन और इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जो लाइन जाएगी, उसकी इक्वेशन इस दोनों इससे आती है, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, ठीक है।
वैसे ही दो प्लेन दिए गए हों, उन प्लेन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट करके जाने वाला प्लेन की इक्वेशन इस तरह से, सीधा सीधा। ठीक है, हाँ यहां प्लस D2 भी है, तो ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप फैमिली ऑफ लाइंस देख लीजिए, फैमिली ऑफ प्लेन्स देख लीजिए। अच्छा ये बताइए, दो प्लेन एक दूसरे को कट कट कहां करते हैं? पॉइंट पे कट करेंगे क्या? दो प्लेन एक दूसरे को कट कहां पर करेंगे? एक लाइन पर कट करते हैं दो प्लेन एक दूसरे को। ठीक है, अब स्ट्रक्चर कैसे बनाऊं मैं इसमें? कोई भी ऐसे ले लो यार, दूसरा प्लेन है ये जैसे ये प्लेन P1 है और ये P2 है। दो प्लेन जैसे आप देखिए, ये जैसे ये एक हथेली मेरा प्लेन है, ये भी एक हथेली मेरा प्लेन है। जब एक दूसरे को कट करेगी तो कट तो पूरा देखो, आप पोर्शन देखेंगे, आप कट का कट वाला पोर्शन देखेंगे, ये तो कट तो एक पूरी लाइन पर कट कर रही है ना। तो दो प्लेन का जो इंटरसेक्शन होता है वो एक लाइन होती है, और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, और दो प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होता है? एक आपकी लाइन होती है। तो कहने का यह मतलब है कि इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, यहां से यदि कोई और प्लेन, इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से कोई और प्लेन जिसको हमने P3 बोला, इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास कर रहे हैं, भाई इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत प्लेन पास करेंगे, तो उन प्लेन की जो जनरल इक्वेशन होगी वो P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0 होगी। जैसे दो लाइन के इंटरसेक्शन से, ठीक है, ठीक, दो लाइन के इंटरसेक्शन से, जैसे यहां दो लाइन है, उनका इंटरसेक्शन क्या होता है? एक पॉइंट। कोई भी लाइन पास करती है बहुत सारी, तो उनकी जनरल इक्वेशन L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0 होती है। वैसे ही दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से यदि कोई प्लेन पास करेगा तो उसकी जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी? P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through line of intersection of P1 and P2, इन दोनों के प्रतिच्छेदन रेखा से, मतलब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, ठीक है, यहां से जो लाइन पास, सॉरी प्लेन पास करता है, उसकी इक्वेशन P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0। तो यहां देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट। देखो ये कह रहा है कि ये जो प्लेन P1 है, सीधा याद करिए, एक प्लेन P1 है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, और एक प्लेन P2 है 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 बराबर 0। तो इन दोनों के, दोनों जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से और इस पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन, तो देखो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास करेगा उसकी इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0। P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0। और ये किससे पास कर रहा है? 1,1 से, तो 1,1 से पास करा देंगे तो लेमडा मिल जाएगा। ऐसे लाइन में तो होता था, L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0 लाइन की इक्वेशन होती थी। एक और एक्स्ट्रा कंडीशन दी होती थी, तभी तो लाइन की इक्वेशन निकालते थे। याद आ रहा है कि नहीं? ना पढ़े होगे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा होगा, पढ़ा होगा, बताया है मैंने कि दो लाइन के प्रतिच्छेदन बिंदु से कोई लाइन पास कर रही है और किसी और पॉइंट से पास कर रही है, तो वहां पर भी यही काम करते थे जो यहां करेंगे। P1 और P2 से कोई प्लेन पास कर रहा है इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, तो उसकी इक्वेशन P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0। अब ये किससे और पास कर रहा है? 1,1,1 से। जैसे ही पास करा दोगे लेमडा मिल जाएगा, लेमडा उठा के यहां रख देंगे। ठीक है, पास कराइए, 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 6 प्लस लेमडा टाइम्स 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा -3 प्लस लेमडा, 5 4 9, 9 3 12, ठीक है, 14 हो जाएगा। तो लेमडा बराबर आ जाएगा 3/14।
कितना हो जाएगा 3/14। लेमडा 3/14 होगा, यहां रख दीजिए लेमडा। तो प्लेन क्या आ जाएगा 3/14 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 बराबर 0। ये हो जाएगा 14x प्लस 14y प्लस 14z माइनस 84 प्लस 6x प्लस 9y प्लस 12z प्लस 15 बराबर 0। हो गया बस। 14 6 20x हो गया प्लस 23y हो गया प्लस 26z हो गया और माइनस कितना हो जाएगा ये 69 बराबर 0। बताना क्या आ रहा है सर, ये कैसे पता चला? एक एक से पास करेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट 1,1,1। क्वेश्चन पढ़ लिया करो बेटा, पढ़ लिया करो। इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए जो इस पॉइंट से होकर जा रहा है, और इसकी हिंदी नहीं आ रही है तो प्रभु आप फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पॉइंट, इसकी हिंदी नहीं जान, इंग्लिश नहीं जान रहे हो, कैसे तुम एसएसबी दोगे ये बताओ? इतने की हिंदी नहीं आती तुम्हें, मान लो। इक्वेशन मतलब समीकरण होता, लिखा हुआ है 1,1,1 से पास करेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट 1,1 विच पासेस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, ठीक है। थ्योरी नहीं ध्यान दिया, क्वेश्चन। क्वेश्चन लगा रहे हो तो पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटर दो प्लेन के रेखा प्रतिच्छेदन से कोई भी प्लेन पास करता है, उसकी इक्वेशन P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0 है। अब एक और कंडीशन दी है कि वो किससे पास कर रहा है, वो किससे पास कर रहा है, वो 1,1 से पास कर रहा है, तो फिर पास करा दिए। पॉइंट नहीं देगा तो क्या, जैसे मैं तुम्हें ना चीनी दूं ना चाय पत्ती दूं ना तो दूध दूं, तो चाय कैसे बनाओगे? वैसे ही, वैसे लगेगा ही नहीं है। वैसे पॉइंट ना दिया हो तो फिर ये यहीं रह जाएगा बस, फिर जनरल इक्वेशन ही लिख सकते हो आप। देगा ना, यदि क्वेश्चंस लगवा रहा है तो कुछ तो देगा ना आपको, बिना क्वेश्चन थोड़ा लगेगा। अच्छा, ये -69 आ रहा है मेरा, चेक कर लो एक बार, बताओ, चेक कर लो, बताओ, ये चेक करो सही है कि नहीं। कर ही नहीं रहे होगे, ये कौन करेगा? करने दो सर को, हम ना करेंगे। यही आपकी कैलकुलेशन धीमे होने का कारण है, क्योंकि आप पेन नहीं चलाते हो घर पर। अब पेन नहीं चलाओगे, आपका जो है ना वो धीरे हो जाएगा, ठीक है बेटा। आज तो नहीं बता पाएंगे, किसी और दिन, क्योंकि उसके लिए क्वेश्चन लाना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन लाया नहीं हूं, पर मैं बता दूंगा, चिंता मत करो। लोकस ही तो बताने क्वेश्चन, ठीक है। जिस क्वेश्चन लाऊंगा जिस दिन मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो, परेशान मत हो। क्वेश्चन लाना पड़ेगा उसके लिए। चलो देख लेना एक बार इसे, सही गलत। अच्छा, ये इसकी हिंदी थी, इसको हिंदी चाहिए थी, वो इसकी हिंदी देख लो आप। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1,1 से गुजरता है और जो समतल दिस एंड दिस के प्रतिच्छेदन रेखा से गुजरता है। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मतलब प्रतिच्छेदन रेखा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मतलब प्रतिच्छेदन रेखा। तो इन दोनों का, इनके प्रतिच्छेदन रेखा से जो भी पॉइंट पास करेगा उसी की इक्वेशन हमने x प्लस वाई प्लस जेड -6 प्लस लेमडा टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 लिखी। ये आप पढ़ चुके हो, L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0। अब क्योंकि ये प्लेन 1,1 से ही पास कर रहा था, इसीलिए मैंने पास करा दिया, लेमडा मिल गया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो मैं बता चुका हूं आपको ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बता चुका हूं मैं आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल बता चुका हूं कि नहीं? यदि पॉइंट्स दिए गए हो तो मुझे लगता है कि बता चुका हूं मैं आपको। ए यदि x1 y1 z1 दिए गए हों और बी जो है वो x2 y2 z2 दिए गए हों और सी x3 y3 z3, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कैसे निकलेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल
त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? लगा सकते हो आप आर डी शर्मा की बुक लगा सकते हो बेटा। आर डी शर्मा की जो 12th वाली होती है वो सब लगा सकते हो, सब आपको फायदा करेगी। जितना ज्यादा लगाओगे उतना फायदा होगा, जितना कम लगाओगे उतना एग्जाम में कंफ्यूज होगे। आप ए बी और ए सी वेक्टर निकाल लीजिए, ए बी और ए सी वेक्टर निकाल लीजिए, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करिए, उनका मैग्नीट्यूड निकालिए डिवाइडेड बाई 2, यही आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। जैसे वहां पर ए और बी वेक्टर दिया होता था वैसे हम यहां पर नहीं दिया है, पॉइंट तो दिया है ना, हम ये वेक्टर निकाल लेंगे, ये वाला वेक्टर निकाल लेंगे। देखो ये कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, अब ये कौन सा फॉर्मूला आ गया? चलिए, अच्छा आपको पता क्या है, आपको एक ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको एक प्लेन, दो प्लेन बनाया था, उनका इंटरसेक्शन बनाया था। मैंने कहा था ये दो प्लेन है और इनका इंटरसेक्शन है, इन दोनों का, दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन क्या है? एक लाइन है। अब कई बार आपको क्या दे सकता है, आपको दो प्लेन का समीकरण दे देगा, और ये जो आप पढ़ते हो ना लाइन की इक्वेशन, इस ये सिमेट्रिक फॉर्म होती है, ये लाइन की क्या होती है? सिमेट्रिक फॉर्म, सिमेट्रिकल फॉर्म होती है। ये क्या होती है? सिमेट्रिकल फॉर्म में, सिमेट्रिकल फॉर्म होती है ये, सममित रूप, ये क्या होती है? सिमेट्रिकल फॉर्म होती है। अब पाथ फाइंडर में क्वेश्चंस की कमी है, यही समस्या उस बुक में, बाकी ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा नहीं दिए गए, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूं मैथमेटिक्स सब कुछ प्रैक्टिस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और टॉपिक में आप कॉन्सेप्ट के बलबूते फिर भी क्वेश्चंस लगा सकते हो, पर मैथ में नहीं, क्योंकि यहां पर स्पीड भी मैटर करती है, और स्पीड तभी बनती है जब आप प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के आपकी स्पीड ना बन पाएगी, ना एग्जाम में आप जल्दी क्वेश्चंस कर पाओगे। जिन आप शॉर्टकट तो ढूंढते हो, लेकिन शॉर्टकट बनाने के लिए साधनों को नहीं ढूंढते हो। ठीक है, शॉर्टकट क्रिएट करने के साधन नहीं ढूंढते हो कि शॉर्टकट क्रिएट होते कैसे हैं, उन साधनों को आप इग्नोर करते हो। जो जरूरतें हैं उसके लिए, क्वेश्चन जल्दी करने के लिए जो जरूरतें हैं उन पर ध्यान ना देकर आप क्वेश्चन को ही छोटा करने की कोशिश करते हो। मैं सिंपल से एक एग्जांपल दूं, तो जैसे मान लीजिए कि आपकी ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप फाइनल में मैच हुआ, तो इंडिया कैसे जीतेगी? जीत सकती थी अपनी काबिलियत को बढ़ाकर ना। अब ये थोड़ा ना कि आप दूसरे को कम करने की कोशिश करोगे, अब वो तो कम होगा नहीं, आप अपनी काबिलियत को बढ़ाइए ना। तो जैसे कोई क्वेश्चन बड़ा है तो वो जरूरी नहीं है कि छोटा हो पाएगा। अब छोटा करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको इतनी प्रैक्टिस करनी होगी कि पहले तो उस क्वेश्चन को सोचने का समय जो लगता है वो ना लगे। दूसरा, इतना हमने प्रैक्टिस करके रखा हो कि जो हमारी स्पीड हो वो खटाखट 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 हो जाए। तो ये आपको बनाना पड़ेगा। तो किसी क्वेश्चंस को छोटे में करने के लिए आप नहीं समझते हो कि उसके लिए क्या क्या जरूरी है, आप अपने दिमाग में सॉल्व करिए चीजों को, इससे भी क्वेश्चन जल्दी लग जाता है। लेकिन इन चीजों पर फोकस ना है, ना इसकी आपको शॉर्ट्स वीडियो मिलती है। जो एक्चुअली में होता है, जाकर कभी टॉपर बच्चे से मिलिएगा या किसी भी सिलेक्टेड बच्चे से मिलिएगा, उसको देखिएगा सॉल्व करते समय, वो बहुत कम लिखेगा कॉपी में। वो आप गुण आपके भी अंदर होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, ऐसा गुण होता है कि कॉपी में वो कम लिखते हैं, दिमाग में ही चीजों को सॉल्व कर लेते हैं, और स्पीड बहुत तेज होती है उनकी, कैलकुलेशन स्पीड। ठीक है, आप देखिए अपने साथ के 5 बच्चों को रखिए, ठीक है, एक क्वेश्चन जो आप लगा चुके हो, 4 जो उस क्वेश्चन को नहीं लगा है, आपको जो क्वेश्चन मिलेगा ना आप तुरंत लगा लोगे, क्योंकि आपको सोचना नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिर आप फटाफट लगा लोगे। और जिसको सोचना पड़ेगा तो यार इसमें कौन सा मेथड लगेगा यार, ये प्रैक्टिकली मैं बताता हूं आपको, ये चीजें होती हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, जो एक्चुअली में होती हैं चीजें। पढ़ा तो आपको दुनिया में सब लोग लेंगे, बहुत बेहतर भी पढ़ा लेंगे, ये बातें आपको ना शॉर्ट्स में मिलेंगी ना किसी में मिलने वाली, जो एग्जैक्टली होती है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है आपका
सिमेट्रिक फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है, समझ रहे हो मेरी बात को, ये क्या है, सिमेट्रिकल फॉर्म है, सिमेट्रिकल फॉर्म है। ठीक, तो ठीक है, तो अब आपको ये जो, ये भी एक लाइन को ही समझ लो रिप्रेजेंट करेगा। कौन सी लाइन को, ये दो प्लेन दिया है वो इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ये जो लाइन, ये लाइन की फॉर्मेट बोल सकते हो, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म है। आपको इसको किस फॉर्म में बदलना है, इस फॉर्म में। और इस दो इक्वेशन को इस फॉर्म में बदलने के लिए आपको 5 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। तो 5 मिनट का रेस्ट है आपके लिए, थोड़ा सा कर लीजिए। 1 PM पर हम मिलते हैं 5 मिनट बाद। फिर हम ये सीखेंगे कि यार इस लाइन से उस फॉर्म की लाइन कैसे लाएंगे। एक क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में इस पर आया हुआ है, एक क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए मिलते हैं 5 मिनट बाद और सीखते हैं बाकी चीजें।
तो यदि हमें ये इसको सिमेट्रिक फॉर्म में बदलना है, ठीक है, तो देखिए एक बात बताइए, ये दो प्लेन की इक्वेशन आपको लिखनी है, ठीक है। इस प्लेन पर एक नॉर्मल होगा, एक पहले प्लेन पर एक नॉर्मल होगा, n1 क्या बोलेंगे हम, i प्लस जे माइनस के, और n2 अब ये मत पूछना कि ये कैसे हो गया सर, फिर मैं कहूंगा कि फिर लग रहा है कि तुम पिछले के लेक्चर नहीं देखे हो, ठीक है भाई। आपको प्लेन की इक्वेशन लिखनी हो, और सॉरी प्लेन की इक्वेशन दी हो, नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी हो, तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट में आई जे के लगा देंगे, नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पर कुछ ऐसा जो भी नॉर्मल होगा यहां पर, ठीक है। तो जैसे कि दो प्लेन आपस में मिल रहे हैं जहां पर, उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर ध्यान से सुनिएगा, मुझे इसी लाइन की इक्वेशन तो निकालनी है, इस दो प्लेन का इसी लाइन की इक्वेशन तो निकालनी है मैं। अब लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, और किसकी जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन रेशियो की। तो ये बताओ इस लाइन पर यदि कोई भी वेक्टर होगा, वो वेक्टर कैसे मिलेगा, क्या वो डी वेक्टर वो n1 क्रॉस n2 पर मिलेगा कि नहीं, बताओ एक चीज यार, सिंपल है, बताइए भाई। दो प्लेन जहां आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे ये दो प्लेन आपस में मिल रहे हैं, तो ये वाली लाइन है। अब बताइए इस जो मेरी ये हथेली थी, ये एक प्लेन था, इसका नॉर्मल कहां रहा होगा, ऐसे, लेकिन जो ये लाइन इसी पर तो है, इसका नॉर्मल कहां रहा होगा, सॉरी इसका वेक्टर इसी पर रहा होगा, पर नॉर्मल ये रहा होगा। इसका मतलब है कि जो डी वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू n1 होगा, और जो एक दूसरा वेक्टर जो दूसरा प्लेन था वो ये था, ठीक है। अब इसका नॉर्मल कहां होगा, उसका नॉर्मल ऐसे होगा, पर जो लाइन का डायरेक्शन है वो तो ऐसे है, तो फिर से ये जो d होगा वो n2 के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ऑब्वियसली ये जो d निकालना है वो n1 क्रॉस n2 में निकालना है। एक वेक्टर जो n1 और n2 दोनों पर परपेंडिकुलर हो, वो तो n1 क्रॉस n2 को मिलेगा, नहीं है तो रट लो, तुम्हारी इच्छा। समझ गए कि नहीं, ये पहले बताओ। और पॉइंट निकालना है तो फिर आप z बराबर 0 ले लीजिए, या फिर x बराबर 0 ले लीजिए, y बराबर 0 ले लीजिए, यहां पर आपको पॉइंट मिल जाएंगे। z बराबर 0 ले लीजिए, ठीक है, z बराबर 0 ले लोगे तो क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई बराबर 3 और 2x प्लस 3y बराबर -4। यहां से एक्स वाई आ जाएगा कि नहीं, तो जो भी x आएगा जो भी y आएगा 0, तो ये आपको पॉइंट मिल जाएंगे, और n1 क्रॉस n2 से जो भी वेक्टर मिलेगा उसके आई जे के कंपोनेंट ABC मिल जाएंगे, यहां से आपको ABC मिल जाएंगे, और आप रखा दोगे x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी। अरे यार तुम सोच के देखो ना, ये दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो इंटरसेक्शन कहां पर है, ये यहां पर है कि नहीं, यहां पर देखो है कि नहीं यहां पर। तो यहां पर मान लीजिए ये मेरी, देखो ध्यान से देखो, यहीं पर इंटरसेक्ट किए हैं ये दोनों प्लेन, तो ये जो ब्लैक है यही वो लाइन है जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब बताइए इस लाइन पर वेक्टर तो ऐसा होगा, पर नॉर्मल तो ऐसा होगा ना, इस लाइन पर डी वेक्टर तो ये इसी डायरेक्शन में होगा, पर नॉर्मल तो ऐसा होगा, इसका मतलब ये डी इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। अब मान लीजिए हम इस वेक्टर की बात करते हैं, यहां वाले, सॉरी इस प्लेन की बात करते हैं, तो अब इस प्लेन, और देखिए ये नीचे मेरी लाइन है, तो इस प्लेन पर नॉर्मल कहां होगा, ऐसा। इस समय ये लाइन और ये प्लेन और ये लाइन पैरेलल है ना आपस में, तो लाइन का तो डी यहां होगा, पर इस प्लेन का डी क्या होगा, इधर होगा। भाई ये प्लेन ऐसा है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इधर होगा ना, तो ये और ये वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं होंगे, साफ साफ पता चल रहा है। तो यदि डी n1 पर भी परपेंडिकुलर है और डी n2 पर भी परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर यदि आपको आता है, मैंने सिखा के रखा है कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर यदि कोई वेक्टर पता करना हो तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, और अभी कुछ देर पहले भी सिखाया था जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता रहा था मैं, क्या बता रहा था,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आपको एक वेक्टर मिल जाएगा इस लाइन के डायरेक्शन में, पॉइंट की जरूरत थी तो आपने z बराबर 0 लिख लिया, ठीक है, और वहां से एक्स वाई निकाल लिया, तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आ जाएगा, उठा के रख दोगे यहां पर, ठीक है। तो x भी 0 कर सकते हो, y भी 0 कर सकते हो, क्योंकि हमने प्लेन पर ये पॉइंट अज्यूम कर लिया। देखो यदि मैंने z को 0 मान लिया कि यहां पर क्या है, z कोऑर्डिनेट 0 है, तो जो एक्स वाई इन दोनों को सॉल्व करके आया होगा, होगा तो इसी का पॉइंट ना, क्योंकि वो तो दोनों प्लेन के ऊपर है। यहां तो एक्स वाई, जो एक्स वाई मिला होगा वो यहां का तो नहीं होगा, होगा तो यही का ना पॉइंट, क्योंकि वो एक्स वाई और जेड, जेड भी 0 ले रहे हैं और एक्स वाई जो भी आएगा वो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा ना, तो होगा तो इसी लाइन पर पॉइंट, ठीक है। ओके, तो बात समझ में आया कि नहीं, ये बताइए, समझ में आ गया कि आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो एक आपको क्या चाहिए, एक वेक्टर चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। पॉइंट जेड को 0 बराबर करके एक्स वाई निकाल लीजिए, यहां से एक्स वाई जो मिलेगा वो, और जेड कोऑर्डिनेट 0, पॉइंट मिल गया। डायरेक्शन कैसे मिलेगी, आपका जो इसका नॉर्मल होगा, इसका नॉर्मल होगा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए बस, और उसके आईजे के कंपोनेंट आपके एबीसी हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कर लेंगे इसे, कर लेना। अब यार इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट तो निकाल ही लोगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे वो एबीसी आ जाएगा, बाकी ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात कर लेंगे स्फेयर के बारे में। किसके बारे में, स्फेयर के बारे में। स्फेयर, अब स्फेयर का कॉन्सेप्ट आपको किससे मिलता जुलता मिलेगा, सर्कल से। अब स्फेयर आपको तब आ जाएगा आसानी से जब आपको क्या आ जाएगा, आप x बराबर 0 ले लो बेटा, y बराबर 0, कोई तो पॉइंट अज्यूम करना ना होगा ना बेटा, कोई तो पॉइंट अज्यूम करना होगा ना। एक बात बताइए, आपने z को 0 लिया, तुम एक्स वाई बताओ कितना आया, z बराबर 0 लिया तो एक्स वाई कितना आया, जल्दी बताओ। तुम x को भी 0 ले लो यार, तब भी लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, क्योंकि लाइन पॉइंट तो अलग अलग पास करेंगे ना। 2x प्लस 2y बराबर 6, 2x प्लस 3y बराबर -4, इसमें से घटा देंगे तो y बराबर आ गया -10, ठीक है। तो -10 0 और कितना हो जाएगा 13, तो 13 -10 0 आ रहा है क्या, 13 -10 0, ये एक्स वाई जेड पॉइंट आ गया, 13 -10 और 0, तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x -13 अपॉन ए, वाई प्लस 10 अपॉन बी, और z -0 अपॉन सी, ठीक है। और अब ये मत कहना कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मुझे नहीं आता है, यार कुछ तो अपने पर विश्वास रखा करो। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट तो कितनी बार निकाल चुके हो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो एक वेक्टर आएगा ना, तो उसमें आई जो होगा वो ए होगा ना, आई का कंपोनेंट, और जो जे का कंपोनेंट होगा वो बी होगा, और के का कंपोनेंट सी होगा, मिल गया। अब एक बच्चे ने क्या किया, उसने एक्स को 0 कर दिया, तो उसका वाई जेड आया, तो कहेगा मेरी दोनों लाइनें तो अलग आएंगी, तो यार ऑब्वियसली बेटा ये लाइन पर तो बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, तो किसी ने इस पॉइंट को लेकर लाइन की इक्वेशन लिखी तो उसकी लाइन की इक्वेशन अलग दिखेगी, इस पॉइंट को लेकर लिखेगा तो उसकी लाइन की इक्वेशन अलग दिखेगी, क्योंकि एबीसी पूरे लाइन का सेम होगा पर पॉइंट तो अलग अलग आएंगे ना, ऐसा कर सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट जानते हो कि नहीं निकालना, तो क्या प्रॉब्लम है, आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया, या उसको निकालोगे एबीसी आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट तो आता है ना निकालना। ठीक है, चलो क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, नहीं आता तो क्लास से भागो, पहले जाके पीछे लेक्चर देखो। जेड का मान क्या रख सकते हो, मैं 2 रख दूं, कैसे रख दूंगा बताओ बेटा,
मैं जेड का मान कैसे रख सकता हूं? कोई मैं वैल्यू नहीं रख सकता, मैं जीरो तो रख सकता हूं, क्योंकि जेड बराबर जीरो के करस्पॉन्डिंग निकाल लूंगा। ठीक है, तो आपको जेड बराबर जीरो ही रखना है, आप कोई और मान मत रखिएगा, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन में दिमाग लगाया करो, जो कॉन्सेप्ट पर ही मत टेंशन लिया करो इतना ज्यादा। ठीक है, चलिए स्फेयर सर्कल सबको आता है कि नहीं? कितने लोग हैं जिसको सर्कल नहीं आता? इसमें से भाग जाओ इस क्लास से पहले, धड़ धड़ तुरंत निकलो, चलो पहले सर्कल देख कर आओ। कौन कौन है जिनको सर्कल नहीं आता है? कौन कौन है प्राणी यहां पर जिसको सर्कल चैप्टर नहीं पढ़ा है उसने? बताइए कौन प्राणी है वो? हाँ, तो सर्कल जिसने नहीं पढ़ा है वो इस क्लास में नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आएगा। आ भी सकता है, लेकिन अब ये मत कहना कि नहीं आ रहा है। सर्कल चैप्टर का इस्तेमाल होगा, पूरा सर्कल जैसे ही होगा। तो देखिए, इस जैसे सर्कल में, सर्कल क्या होता है? 2D होता है, और वेक्टर हो जाता, सॉरी स्फेयर हो जाता है 3D डायग्राम। जैसे सर्कल में सेंटर होता है, वैसे यहां पर भी सेंटर होता है। मान लीजिए सेंटर ABC है। जैसे सर्कल में रेडियस होती है, वैसे यहां भी रेडियस होती है। मान लीजिए रेडियस 1 है। जैसे सर्कल का सेंटर पता हो और रेडियस पता हो तो सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं, वैसे ही स्फेयर की सेंटर पता हो और स्फेयर की रेडियस पता हो तो सेम तरीके से आप स्फेयर की भी इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे वहां क्या होता है? x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर। वहां तो h कॉमा के होता है, वहां जैसे h कॉमा के है, r रेडियस r ले लेते हैं यार, r ले लेते हैं ना, ये लिखना सही नहीं, r ले लेते हैं। तो जैसे रेडियस यहां मान लो r है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या लिखते थे? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। कुछ उसी तरह से है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो सर्कल का सॉरी स्फेयर का सेंटर दिया हो, सेंटर क्या है आपके पास? ABC, और रेडियस मतलब त्रिज्या, केंद्र आपको दिया गया है ABC, और त्रिज्या क्या दी गई है? आपका R। तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ स्फेयर, गोले का समीकरण। इक्वेशन ऑफ स्फेयर, गोले का समीकरण, गोले का समीकरण। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। यदि मैं सेंटर को 1,2,3 कह दूं और रेडियस को 2 कह दूं, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का, सेम सर्कल जैसे ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इक्वेशन ऑफ स्फीयर व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। सर्कल में याद है? सर्कल में याद है? सर्कल वाला याद है कि नहीं? सर्कल में याद है जब डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए होते थे? याद है कि नहीं? वैसे ही यहां पर भी होता है। जैसे मान लीजिए ए बी डायामीटर है, तो ये क्या होगा? x1 y1 z1। और ये क्या है? x2 y2 z2। यदि डायामीटर है
ए बी क्या है, व्यास है, डायमीटर। तो इक्वेशन ऑफ स्फेयर क्या आएगा, याद करो, सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल याद है तो ये भी याद हो जाएगा, गोले का समीकरण। क्या हो जाएगा, बस फॉर्मूले में रखना है, तो कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू, इतना तो सर्कल में होता है। यहां पर क्या हो जाएगा, ये कह रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम सर्कल देख कर आए हो कि नहीं बेटा, ये बताओ पहले। आपने सर्कल देखा है चैप्टर, आपने सर्कल देखा है चैप्टर, जल्दी बताइए। सर्कल चैप्टर पढ़ा है कि नहीं, भोजराज गुर्जर जी। और वैसे तो ये मैं सब फॉर्मूला लिख रहा हूं, जैसे कि मान लो साइकिल चलाने के लिए साइकिल की गद्दी पर बैठते हैं, पैडल मारते हैं, यही बात बताइए, तुम कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। हम्म। हाँ, तो अभी ज्वाइन किए हैं बेटा, तो आप जाइए पहले लेक्चर देखिए, या तो फिर आज वेट करिए नया चैप्टर शुरू होने का, कल नया चैप्टर शुरू होगा। तो x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, वाई माइनस वाई वन, सेम जैसे ही आपका किसका होता है, जैसे सर्कल का होता है वो यहीं तक होता है इक्वल टू जीरो, यहां जेड कोऑर्डिनेट तक बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, बस सेम वैसे ही है कि यदि मैं यहां पर 1 2 3 दे दूं, यहां 4 5 6 दे दूं, 4 5 6 दे दूं, तो बस फॉर्मूले में उठा के रख देना है, बस x1 y1 z1 x2 y2 की जगह फॉर्मूला रख देना, बस ओपन कर लेना। ठीक है, समझ रहे हो, कोई दिक्कत। क्लियर हो गई कि नहीं बात, कि व्यास के दो सिरे हैं, व्यास के दो सिरे दिए गए हैं, तो बस इस फॉर्मूले में रखना है, फटाफट आंसर आ जाएगा। चलिए, सर्कल की इक्वेशन पढ़ी थी आपने, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, याद करो, वैसे ही जनरल ऑफ स्फीयर होती है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ी है आपने, बताइए। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ी है आपने, क्या पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। यही तो जनरल इक्वेशन पढ़ी थी आपने सर्कल की। जब ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ी थी तो सेंटर क्या होता था, -g, -f, और रेडियस क्या होती थी, √g² प्लस f² माइनस सी। यही पढ़ा था आपने। सेम यदि आपको किसका लिखना है, स्फेयर का लिखना है, तो कुछ उसी टाइप का इक्वेशन लिखेंगे, x² प्लस y² पर यहां z² होगा, प्लस 2ux प्लस 2vx, सॉरी 2by प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। अब ये बताइए, इसका सेंटर निकालने के लिए आप क्या करते थे, x के कोफिशिएंट को और y के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करते थे। x के कोफिशिएंट को y के कोफिशिएंट को -2 से, x के गुणांक को y के गुणांक को -2 से डिवाइड करते थे इस जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में, तो वहां से क्या आता था, आपका सेंटर आता था। वैसे ही यहां पर सेंटर निकालना है, तो x के कोफिशिएंट को, y के कोफिशिएंट को और z के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, -u -v -w, ये आपका सेंटर आ जाएगा। और रेडियस वहां क्या होता था, g² प्लस f² माइनस सी, यहां क्या हो जाएगा, u² प्लस v² प्लस w² माइनस का z हो जाएगा। कोई दिक्कत, बताओ।
चलिए सर यूवी डब्ल्यू क्या है? कुछ नहीं है, नंबर है। तो जीएफसी क्या होता था? नंबर था यार, क्या बात कर रहे हैं। कुछ यूवी डब्ल्यू नहीं है, आपकी मर्जी है, आप कुछ और लिख लीजिए। लेकिन क्योंकि हम जनरल पढ़ते हैं ना, हर बार अलग अलग पढ़ेंगे हर लोग, तो दिक्कत होगी। जैसे मानो मैंने आपको प्लेन का समीकरण दे दिया, 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस एक्स माइनस वाई, नहीं प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1/4 बराबर 0। और इसका आपको निकालना है सेंटर और रेडियस। आपको क्या निकालना है? सेंटर और रेडियस। क्या निकालना है? सेंटर और रेडियस। क्या हो गया? सॉरी, यहां पर जेड कर दिया है, माइनस डी है, सॉरी ये डी है। चलिए क्या निकालना है? आपको निकालना है इसका सेंटर और रेडियस। तो पहले 2 को हटाना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। प्लस 1/2x माइनस 1/2y प्लस 1/2z प्लस 1/8 बराबर 0, प्लस 1/8 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। अब आपको ये हो गया ना हमारा ओरिजिनल फॉर्मेट, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। अब आपको सेंटर निकालना है, तो x के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेंगे, y के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेंगे, और z के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या मिल जाएगा? यही ना, -2 से डिवाइड करो। x का कोफिशिएंट क्या है? 1/2। जब इसको -2 से डिवाइड करेंगे तो -1/4 होगा। ठीक है, हाँ देखो इसने क्या किया, केवल माइनस माइनस कर दिया। अरे भैया x का कोफिशिएंट क्या है? 1/2। अब 1/2 को तुमने -2 से डिवाइड किया है तो -1/4 आएगा ना। y का कोफिशिएंट क्या है? -1/2। इसको -2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 आएगा ना। क्या कर रहे हो क्या यार? और रेडियस निकालनी है तो अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, 1/16 1/16 1/16 माइनस का d, माइनस का d मतलब 1/8। देखो 1/16 1/16 यहां पर हो जाएगा, ये 1/8 इसके साथ कट जाएगा और आ जाएगा 1/4। रेडियस कितनी आ जाएगी? 1/4 के बराबर। कितनी आ जाएगी रेडियस? 1/4। कोई दिक्कत बताइए? अब देखो, जैसे कि स्फेयर है और ये पॉइंट x1 y1 z1 है, तो जैसे वहां पर सेमी सर्कल बनता था ना, और सेमी सर्कल में वहां क्या होता था? भोजराज गुर्जर जी बेटा, आपसे कितनी बार मैं कहूं कि आप जाके पीछे लेक्चर्स देखिए, क्यों परेशान हो रहे हो? ये सब पीछे पढ़ाया जा चुका है, तो उससे रिलेटेड है। ठीक है, यहीं पर मान लीजिए आपका सेंटर है स्फेयर का, तो जैसे वहां सेमी सर्कल बनता था वैसे यहां भी बन गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां पर क्या होता है? 90 डिग्री होता है। सर्कल में भी तो यही होता है। यदि आपने सर्कल लिया है और ए पॉइंट आपका x1 y1 है और ये सेमी सर्कल है, तो यहां 90 डिग्री बनता है ना ये, तो यहां पर भी बनता है। तो इस पॉइंट को यदि हम सी ले लें, ये आपका स्फेयर है, तो याद रखिएगा कि यहां पर 90 बना है
तो फिर ये हाइपोटेनस का काम करेगा। ए बी आपका क्या होगा, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये सेम वैसे नहीं है जैसे सर्कल में होता है, सर्कल में भी तो ये होता है, ये 90 डिग्री होगा तो ये हाइपोटेनस हो गया, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, ठीक है। समझ रहे हो, सेम वैसे ही नहीं है जैसे आपका 2D का है सब कुछ, सब कुछ सर्कल, 2D में सर्कल चैप्टर जो है वैसे ही आपका स्फेयर है, सब कुछ वैसे ही है। चलिए बाकी मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से कुछ चीजें बताऊंगा, जैसे टेट्राहेड्रन के बारे में, मोमेंट ऑफ फोर्स, ये सब आपको प्रैक्टिस सेशन जल्दी करवाऊंगा मैं, उसमें मैं कराऊंगा। वर्क डन तो आपको पता ही है, F.D होता है, सब क्वेश्चन के माध्यम से आपको छोटे छोटे टॉपिक, रेगुलर हेक्सागन यूज होता है क्वेश्चन में, वहां पर मैं आपको बता दूंगा। फिर यार ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, समझ रहे हो बात को। कल से हम क्या शुरू कर सकते हैं, कल से कोनिक सेक्शन तो अभी कराऊंगा नहीं, तुम हैंग करने लगोगे, इतना थ्योरेटिकल वाले पार्ट हो गए तुम, अभी रोकते हैं उसको। ट्रिग्नोमेट्री, क्या शुरू कर सकते हैं, चलो पता लग जाएगा आपको क्या शुरू होगा, आपको 1-2 घंटे बाद शेड्यूल दिख जाएगा, ठीक है, उसमें क्या क्या शुरू होगा आप शेड्यूल में देख लीजिएगा, आपको दिखा देगा, ठीक है। चलिए इसको लगाइए, कल एक डीपीपी शायद पहुंची होगी, डीपीपी 2 छोटी सी थी, एक और पहुंचा देते हैं आज, ठीक है, एक और डीपीपी पहुंचा देते हैं डीपी उसकी, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, शाम को वेक्टर की प्रैक्टिस यूट्यूब पर मिलिएगा, ठीक है, चलो।